हेलो दोस्तों, नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय चांदचौर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम कक्षा 9th सामाजिक विज्ञान का जो टॉपिक है नात्सीवाद व हिटलर का उदय। तो दोस्तों, कल हमने वाइमर गणराज्य की स्थापना व प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर क्या असर पड़ा, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम राजनीतिक रेडिकलवाद या अपन कह सकते हैं आमूल परिवर्तन व आर्थिक संकट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, रेडिकलवाद एक विचारधारा है जो परिवर्तन लाना चाहती है। तो देखिए, जिस समय जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई, उसी समय रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी एक लीग बनाने की योजना बनाई। उस लीग का नाम था स्पार्टकिस्ट लीग। अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगी। तो देखिए, बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर या उससे प्रेरणा लेकर के जर्मनी में भी स्पार्टकिस्ट लीग की स्थापना की और क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगी। बहुत सारे शहरों में मजदूरों व नाविकों की सोहबतें बनाई गई। जर्मनी की राजधानी बर्लिन की राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे गूंज रहे थे। तो इधर जर्मनी की राजधानी बर्लिन में तो एक राजनीतिक माहौल बन गया था कि सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था लागू की जाए। इसीलिए समाजवादियों, डेमोक्रेट्स व कैथोलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर के इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरुद्ध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के लिए इन्होंने फैसला लिया। तो इनका समाजवादियों व डेमोक्रेटेड व कैथोलिक ये गुट बना करके उन्होंने वाइमर में इकट्ठा होकर के ऐसे एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना चाहते थे। आखिरकार परिणाम ये निकला कि वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों के फ्री कोर नामक एक संगठन था, उस संगठन की मदद से समाजवादियों, डेमोक्रेटेड व कैथोलिक जो गुटों ने विद्रोह किया था उसको आसानी से कुचल दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। इसके बाद में कम्युनिस्ट या अपन उसको कह सकते हैं साम्यवादी व समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए। तो देखिए, जिस प्रकार वाइमर गणराज्य ने अपने पुराने सैनिकों की मदद से जो समाजवादियों, डेमोक्रेट्स व कैथोलिक जो गुट था उन गुटों को आसानी से पराजित कर दिया था। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो स्पार्टकिस्ट थे उन्होंने जर्मनी में
कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली, जिससे समाजवादी व कम्युनिस्ट पार्टी एक दूसरे के दुश्मन बन गए। वह हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। इसके अलावा जर्मनी के जो निवासी हैं वह हिटलर के खिलाफ बिल्कुल भी आवाज नहीं उठा सके। क्रांतिकारी व उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए लंबे समय से आवाज उठाते रहे। राजनीतिक रेडिकल विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और भी बल मिला। तो देखिए, जो रेडिकलवादी जो विचारक हैं, इन विचारकों को और भी बल मिला। कब? 1923 में। जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध यदि देखा जाए तो मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा गया था। युद्ध के बाद में तो उससे जो वर्साय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी, जिसमें जर्मनी को मित्र राष्ट्रों को जो राशि है वो युद्ध अर्जाने के रूप में देनी पड़ी। तो अपन कह सकते हैं कि लगभग 100 अरब पौंड जो राशि थी वो जुर्माने के रूप में दी। इसके अलावा इस दोहरे बोझ से जर्मनी के जो सवर्ण या जो सोने के भंडार थे वो लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। आखिरकार 1923 में जर्मनी कर्ज व अर्जाना अदा करने से मना कर दिया। जर्मनी ने कहा कि जितना आपने जुर्माना लगाया है वो हमारे पास अदा करने के लिए नहीं है। इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के जो मुख्य औद्योगिक जो इलाका था रूर प्रदेश, उस पर अधिकार कर लिया और ये प्रदेश जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों वाला इलाका था। जर्मनी ने जिस आर्थिक संकट यहाँ जो प्रथम विश्व युद्ध में विशेषकर जो आर्थिक हानि हुई, उस हानि को भरपाई करने में काफी समय लगा, क्योंकि उसके पास जो सोने का भंडार था वो भी खजाना खाली हो चुका था। वह ऐसी स्थिति आ गई थी कि आखिरकार वाइमर गणराज्य ने जुर्माना अदा करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार जर्मनी पर जो आर्थिक बोझ इतना बढ़ गया था कि उस आर्थिक हालात से बाहर निकलने के लिए काफी प्रयास करने पड़े। इसके लिए जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागज की मुद्रा का प्रचलन शुरू किया। तो देखिए, जिस
हालात में जर्मनी था, क्योंकि उसके पास जो सोने के भंडार थे वो लगभग खत्म हो गए थे। तब उन्होंने कागज की मुद्रा का प्रचलन किया। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि जर्मनी की मुद्रा जो मार्क थी उसका मूल्य तेजी से गिरने लगा। तो दोस्तों, जो जर्मनी की जो मुद्रा थी उसका नाम था मार्क, और मार्क की इतनी बड़े पैमाने पर प्रिंटिंग करवाई कि 1 अप्रैल की हम बात करते हैं तो 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत लगभग 24,000 मार्क के बराबर थी। लेकिन इतनी अधिक मात्रा में नोटों की प्रिंटिंग होने की वजह से जुलाई में $1 बराबर 3,53,000 मार्क हो गए। वही अगस्त में 1 अमेरिकी डॉलर पर 46,21,000 मार्क हो गई। वही दिसंबर में 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 9,88,60,000 मार्क हो गई। इस प्रकार अब हम कह सकते हैं कि $1 में खरबों मार्क मिलने लगे। तो आपको पता है, जैसे ही मूल्यों में गिरावट आएगी तो कीमतें बढ़ेगी व आर्थिक मंदी आएगी। इसी तरह हम बात करते हैं कि जैसे जैसे मार्क की कीमतें गिरती गई, आवश्यक वस्तुओं की कीमतें हैं वो बढ़ती गई, यानी आसमान छूने लगी। रेखा चित्रों में भी जर्मन नागरिकों को पाव रोटी खरीदने के लिए एक बैलगाड़ी में नोट भरकर ले जाते हुए दिखाया गया है, क्योंकि जो मूल्यों की कीमत थी वो बहुत ही अधिक गिर गई थी। जर्मन समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बनकर दे गया, यानी जर्मनी की समाज में दुनिया भर में सब जगह हाहाकार हो रहा था। इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। तो देखिए, अति मुद्रास्फीति क्या है? जब कीमतें अपने हिसाब से ही अधिक बढ़ जाती हैं तो ऐसी स्थिति को मुद्रास्फीति नाम दिया गया है। जर्मनी को
इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। उसके लिए अमेरिका ने एक डॉस योजना बनाई। तो जिस प्रकार जर्मनी आर्थिक स्थिति से या आर्थिक संकट से गुजर रहा था, तो जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। इसके लिए अमेरिकी ने एक डॉस योजना बनाई। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए अजानों की जो शर्तें लगाई थी उसको दोबारा पुनः नए सिरे से तय किया गया। इस प्रकार जो जर्मनी में आर्थिक संकट इस पर मतलब इतना भयंकर उत्पन्न हो गया था कि उस संकट से निकालने के लिए अमेरिका को हस्तक्षेप करना पड़ा। वह आर्थिक संकट को दूर करने के लिए जो खजाने के रूप में लगाई गई शर्तें थी, उस शर्तों को भी दोबारा नए सिरे से तय किया गया। दोस्तों, आज इतना ही। धन्यवाद। कल हम पढ़ेंगे आर्थिक मंदी